नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार शर्मा आपकी अपनी चैनल 365 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे सामने हैं आलोक जी। आलोक जी काफी समय से कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं और आलोक जी के संपर्क में आने से मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ लोग हैं जिनके मन में दुविधाएं रहती हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो डेफिनेटली आज आलोक जी आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे। इसके अलावा आज हम जो मेन जानकारी सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि यदि आप लोग कैरियर काउंसलिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग को अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, आप कितना कमा सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको आलोक जी के माध्यम से आपके सामने आएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटरव्यू के अंत में आलोक तिवारी जी ने 4 से 5 ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया दिए हैं जो कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो सारे बिजनेस आइडिया वो ऑलरेडी उनके फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके हैं और वो कर रहे हैं वो सारे बिजनेस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आलोक तिवारी जी से बात करके आपको करियर काउंसलिंग के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो उनके द्वारा बताए हुए बाकी के बिजनेस आइडिया हैं उनसे भी आपको जबरदस्त नॉलेज मिलेगी और आप अपने ही क्षेत्र में कुछ नया करने की आपको प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए आलोक जी, ओवर टू आलोक जी। सर नमस्कार। नमस्ते योगेश जी। जी जी सर, कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड, कुछ बचपन का बताइए। आप कहाँ के हैं, कहाँ चाइल्डहुड रहा, क्या करते थे सर आप बचपन में? थोड़ा कुछ अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को याद कीजिए सर। बेसिकली मैं झारखंड का गढ़वा जिला है, जो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे है, और थोड़ा सा दूर हटेंगे तो बिहार बॉर्डर भी है हमारे साथ। तो ये तीन बॉर्डर स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सामान्य सा जिला रहा है शुरू से। मेरे पिताजी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पहले प्रधानाचार्य जी थे, और संजोग ऐसा था कि पिताजी के बारे में जब मैंने पता, मतलब मेरे दादाजी बताते थे कि पिताजी के पास 2 ऑप्शन था। एक सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू अटेंड करना ऑप्शन था, और दूसरा विद्या मंदिर के शिक्षक के रूप में ज्वाइन करना। तो पिताजी ने शिक्षक के रूप में ज्वाइन करना पसंद किया था। तो मेरी लगभग 8वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव से हुई थी। 6ठी क्लास तक, 6 क्लास तक मैं गांव में था, और उसमें बिहार बोर्ड था हमारे यहाँ। तो 6 क्लास में मैंने सीखा था कि दिस इज टेबल होगा या दैट इज टेबल होगा। वो पूरा बेसिक इंग्लिश की जो पढ़ाई है 6 क्लास में शुरू हुई थी। सही बात। बिहार बोर्ड में पहले यही होता भी था। तो मैं गया 6 क्लास से जब विद्या मंदिर में पढ़ना शुरू किया, वहाँ पिताजी स्कूल में थे। धीरे धीरे मैं क्लास 9th में गया तो वहाँ ऑप्शंस थे, मैथ्स लेना है या साइंस आर्ट्स लेना है। बिहार बोर्ड में ये ऑप्शंस होते थे आपके पास, या तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स लेना है या इकोनॉमिक्स। जो भी सीबीएसई ने भी मैथ्स में 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, ऑलमोस्ट इट वाइड लाइक दैट। तो 9th तक तो मैं वहाँ पढ़ा। 10th में पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो मैं आ गया सीबीएसई स्कूल में, बिहार बोर्ड से सीधे सीबीएसई स्कूल में आ गया, और जहाँ पूरे इंग्लिश मीडियम की चीजें थी। जहाँ मैं दोबारा ट्रांसफर होकर आया था वो हजारीबाग जिले का पतरातू थर्मल एक जगह है, जहाँ वो थर्मल पावर स्टेशन है, वहां मैं आ गया। और वहां से मैंने 10th की एग्जाम पास की। और ये इंटरेस्टिंग था कि 10th का एग्जाम जब मैं पास किया था तो मैं मान के चला था कि 10th पास नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में था। बट फॉर्चुनेटली मैं वो आगे बातचीत में हम बताएंगे कैसे हुआ। जी जी। हुआ फिर +2 में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिंदरी है, ये धनबाद का एक एरिया। सिंदरी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फेमस रहा था शुरू से। उसके वहां से मैंने +2 किया। फिर हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज है, वहां से मैंने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं चेन्नई चला गया था। वहाँ एक राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट है, जो बेसिकली एक अधिक। सर थोड़ा तो बचपन का बताइए सर। बचपन में आप मतलब क्या आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई अभी भी हैं आपके कनेक्ट में, आपके बचपन के फ्रेंड? ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि बचपन के फ्रेंड और बचपन में जो शिक्षक पढ़ाए थे, आज भी पारिवारिक रूप से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और लगभग ऐसे मेरे क्लास में जितने 45 के आसपास लड़के लड़कियां थे, तो उसमें लगभग 35 के आसपास लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा। और फ्रिक्वेंटली तो 5-6 से मिलना जुलना, और आसपास घर होने के कारण आज भी मिलता, बट 2 महीने 3 महीने में एक बार सभी से बातचीत हो ही जाती है। तो सर अगर कोई आप बचपन की कोई घटना याद करें जो
आपने कुछ शैतानियां की हो या आप कहीं कुछ किया हो जो आज भी आपके दिमाग में छपा हुआ हो, ऐसा कुछ आप बता हाँ, याद मेरी करना चाहें? वो तो मतलब मैं अभी भी मेरी माँ ही एक है जो बोलती है कि बाकी दुनिया को लगता है कि मैं बहुत सीधा साधा सिंपल इंसान हूँ, और मुझे मेरी माँ को पता है कि मैं कितना खुराफात हूँ। और दूसरा सच, शादी के बाद पत्नी को समझ में आ गया हो कि आदमी सीधा दिखता है, सीधा है नहीं। तो गाँव में मतलब आहर पोखर में चले जाना, तालाब में चले जाना नहाने के लिए, डैम के किनारे चला गया था नहाने, डैम की पानी जिधर गिरता है उस साइड में, और दोस्तों को देखा था कि मैं भी कूद गया था उसमें। बट दोस्तों ने हिम्मत दिया तो वो बचाए भी थे। और वो एक बार मतलब अभी याद करते तो मजा आता है कि अच्छा कितना मजेदार पल था। सही बात है। आप बताएं सर, आप अभी क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस प्रोफाइल है और क्या एक्टिविटी आप अभी तो एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो जो काज मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैक्सिमम चीजों को छोड़ दिया है मैंने, सिर्फ 3 ही चीजों पर हम फोकस है। एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम जिसमें हम बच्चों को 9 से +2 के जो बच्चे हैं उनके ऊपर गाइडेंस काउंसलिंग, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन हो, आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए। और ये तैयारी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं करता हूँ। अब मैं सिंपल सा कि यदि आप +2 में हैं तो आगे क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में है तो यहाँ से आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, इस पर हम काम करते हैं। फिर यदि किसी को लगता है कि मैंने +2 में कॉमर्स ले लिया और ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, मुझे चेंज करना है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। बहुत बार होता है कि +2 में जाकर चेंज करना, 11th में तो ठीक है, तो क्या पीछे आना, 2 साल फिर से पढ़ना, या फिर आगे बढ़ते हुए अल्टरनेट, मतलब इस तरह के जितने भी ऑप्शंस हैं, तो बच्चों के साथ, उनके गार्जियन के साथ बात करना, उनके प्लानिंग में सपोर्ट करना, ये काम मैं करता हूँ। बाकी 2 और काम है जो कोर में, उसमें शुरुआत में उन कामों में से लगा रहा हूँ, जिसमें कि साथ में मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ, जो पंचायत के साथ हम काम करते हैं। पंचायत के लोगों के साथ उनकी हैंड होल्डिंग, ट्रेनिंग का सपोर्ट, पंचायत फंक्शनिंग बेटर रूप से कैसे हो, और इसे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं, हम लोकल लीडरशिप जो डेवलपमेंट का काम है, और वो काम है। और थर्ड है कि पर्सनल लेवल पर मैं थोड़ा कंसल्टेंसी का काम देखता हूँ। ये इंटरेस्ट बेस्ड है, और थोड़ा लगे कि हाँ पार्टी सामने वाला ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ। चूंकि मैं प्रशांत किशोर जो 2014 इलेक्शन में मोदी जी की टीम थी, उसमें मैं 6-7 लोकसभा बिहार से मैं भी देख रहा था, उस टीम का मेंबर था, तो वो थोड़ा सा मुझे आइडिया दिया था कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी या फिर इस तरह की चीजों में काम करना। तो ये 3 डोमेन में मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो सर आज अपन किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? व्हाट अभी आपका मेन इंटरेस्ट है किस पे? काउंसलिंग पर। मैं अभी मैक्सिमम फोकस मेरा इसी पर है। जी जी। तो सर देखिए, आज अपन कैरियर काउंसलिंग पे बात करेंगे, तो मैं मेनली आपसे सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अपना उद्देश्य क्या है इस इंटरव्यू का सर? एम ये है कि अगर मान लीजिए कोई और पर्सन या कोई अपनी यंग जनरेशन, आगे आने वाले लोग, अगर कैरियर काउंसलिंग को वो एज ए बिजनेस चूज करते हैं, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही अच्छा काम है, अपन लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं आने वाले जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं। बट लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट या कोई आगे आने वाले लोग अगर इसे एज ए कैरियर चूज करते हैं, तो उनके लिए आप एक जैसे रोल मॉडल हो सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं या उन्हें क्या क्या करना है। तो वो आपके एक्सपीरियंस से अगर आप उन्हें कुछ सिखा पाए, तो यही अपना उद्देश्य है। इसमें मैं कुछ चीजें बोलना चाहूँगी। यदि आप कुछ फोरकास्ट देखें, जैसे कोरोना के पहले जो 2030 तक का फोरकास्ट था, चाहे मैकेंसी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का हो, गूगल का हो, या फिर एक्सेंचर वगैरह का हो, सबने फोरकास्ट किया था कि 2030 तक हम मतलब डिजिटली बहुत आगे हो जाएंगे, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या कुछ भी चीज के मामले में। फॉर्चुनेटली मतलब इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कोरोना के आने के बाद जो 2030 में टारगेट होता वो 2022 तक हम कंप्लीट कर दें। मतलब कुछ मामलों में खासकर डिजिटाइजेशन और लोगों का जो डिजिटल फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने के बाद थी, वो हम जहाँ 10 साल में एक्सेप्ट करने वाले थे, वो 2 साल के अंदर हम उसको एक्सेप्ट ही ना किए, बल्कि उसके अनुसार ढल गए। तो आगे आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें होंगी जो जहाँ रोबोटिक्स होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे होंगे। तो लोगों के मन में एक डर है कि जॉब का क्या होगा और कैसे होगा। मैं जितना देख पा रहा हूँ सारे कुछ आ जाएंगे, बट एक चीज कभी चेंज नहीं होना है, मानवों का जो इमोशनल वैल्यू है, मानवीय संबंध है, ये कभी नहीं बदलने वाला, और ये बहुमूल्य होते चला जाएगा। और इन संबंधों पर काम करने वाले लोग मतलब एक्सट्रीम डिमांड में होंगे। कैरियर काउंसलिंग तो एक बहुत छोटा डोमेन है, हम कहेंगे आप इसको कैरियर हटा के सिर्फ काउंसलिंग पर फोकस करें,
तो आप बचपन से ले लें। यदि सिर्फ बच्चों को टारगेट करें तो उनका लर्निंग डिफिकल्टी से लेकर के पेरेंटिंग से लेकर के सब कुछ पर है। फिर बड़े में आते हैं तो एडोलसेंट काउंसलिंग है, उससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो प्री मैरिटल काउंसलिंग है, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग है, रिलेशनशिप काउंसलिंग है। ये रिलेशनशिप काउंसलिंग मैरिज के बाद, मैरिज के पहले, कॉलेज के बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए भी। मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ 2-3 प्रिंसिपल मैडम थी, उन लोगों ने बुला कर कहा कि यार जो 9th-10th के बच्चे ने, इनको मुझे थोड़ा सा स्पेशल क्लास चाहिए। तो मैंने सोचा कि पूछा कैसे, तो लड़कों ने स्कूल में, लड़कियों ने भी स्कूल में कुछ कुछ ऐसा कांड किया था। तो मैं इसे कांड बोलता हूँ ताकि समझने में लोगों को बड़ा आसानी होती है। लोग समझते हैं कांड मतलब कुछ तो हटके किया था। तो वहां था कि उनको समझाना कि ये अभी के समय में क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है, और इस मतलब अपने एज के अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे करना और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस दिन जब बातचीत किया और फिर मैं अपने लाइफ में, दोस्तों के लाइफ में देखा, तो इसकी बहुत डिमांड है। मतलब यदि आप कोई एक इंडिविजुअल किसी को ठीक से सुनने के लिए तैयार है, यदि रोज समय देकर 20 आदमी की बातें सुन लेता है, तो ऐसे 20 में से 15 लोगों की समस्याएं तो आधी ऐसी खत्म हो जाती है। कोई सुनने वाला नहीं है, तो एक प्रॉपर ढंग से सुनना, उसके अलावा सलाह दे या ना दे, बट अच्छे से सुन लेना भी एक काउंसलिंग है। तो इस सेक्टर में बहुत डिमांड है। और मैं अभी झारखंड बिहार के लगभग 15,000 बच्चों का मैंने सर्वे किया है, और उस सर्वे के नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। आप ये देखिए कि 90% बच्चे चाहते हैं कि वो किसी से बात करें, उनके पास बात करने वाला कोई नहीं है। दूसरा जो था, हमने क्वेश्चन पूछा था बच्चों से कि आप कैरियर के बारे में, भविष्य के बारे में किसी से आज तक बात किया है क्या। ये बच्चे 9 से +2 के बच्चे थे। तो 91% बच्चों ने बात किया है। किनसे बात किया है? तो 80% बच्चे अपने पेरेंट्स से, माँ पिता से, और बाकी जो 11% बच्चे थे वो अपने दोस्त से, और बाकी 9% इधर उधर से, कुछ शिक्षक से, कुछ नौकरी करने वाले रिश्तेदारों से बात करने वाले बच्चे सिर्फ 2% है। तो यदि माँ पिताजी और दोस्त कैरियर की सलाह देते हैं तो मैं उनको गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जो जानते हैं, माँ पिताजी उस अनुसार बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम यही कर लो, जो उनके अनुसार सही लगता है। बट 90% या 100% केस में ये गलत होता है, क्योंकि वो बच्चे को देखने की, माँ पिताजी की जो तरीके है देखने के, वो अलग है, काउंसलर अलग ढंग से देखते हैं। तो इस सेक्टर में जो भी लोग आना चाहते हैं, यदि उनको लगता है कि लगातार बैठ करके काम कर सकते हैं और लोगों से लगातार इंटरेक्ट होने की क्षमता है, और अपना कुछ पर्सनल इशू है तो उसको इस मामले में हावी नहीं होने दे सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। मतलब एक इंडिविजुअल आदमी भी थोड़ा सा मेहनत कर ले तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आराम से वो 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है, और 10 दिन 15 दिन काम करके भी कमा सकता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि आप काउंसलिंग करते हैं, तो नॉट ओनली द कैरियर काउंसलिंग, आप सारे सोशल इश्यूज पे भी आप लोगों को सलाह देते हैं। तो मेनली आपके ऑडियंस कौन होता है? जो बच्चे जो 9, 10, 11, 12 में है वो, या किस टाइप के आपके? मैं मतलब कि मैं सारे काउंसलिंग को मैं खुद नहीं डील करता हूँ। अभी मैं जो टारगेट कर रहा हूँ अभी 9 से +2 के बच्चे हैं, लेकिन जब उन बच्चों का हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत बार पेरेंट की काउंसलिंग की जरूरत हो जाती है। जैसे बच्चे, मैं एक स्कूल में बात कर रहा था तो बच्चे ने डायरेक्ट बोला कि सर मुझे मन तो बहुत कुछ करता है, बट सबसे बड़ा दिक्कत है कि मेरे घर में माँ पिताजी के बीच अक्सर झगड़ा होता है। और उसका कहना था कि हम बहुत कोशिश की सर, बिना मतलब का भी, कभी माँ की गलती, कभी पिताजी की गलती, बोले कि आप उनको बताइएगा नहीं, लेकिन एक बार आप संभव है तो उन लोगों से बात कीजिए। तो फिर मैंने स्कूल में प्रोग्राम किया। मैं सोचा कि डायरेक्ट उनके घर जाने का मतलब है कुछ तो समझ में आएगा। स्कूल में प्रोग्राम किया, और मैं प्रिंसिपल के माध्यम से, ऐसे माध्यम से अलग अलग एग्जाम्पल देकर मैं जब बातचीत किया, तो कुछ दिन बाद उनके पिताजी का कॉल आया था कि सर हम इस चीज को चाहते हैं कि सोल्व करें, हम नहीं चाहते हैं बट हो जाता है, और मुद्दा कुछ भी नहीं है, मतलब छोटी सी बात पर बात शुरू हुई। तो मैंने फिर उनको, एक मैडम है जो बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में, उनसे बातचीत कराया करके, और धीरे धीरे अभी बहुत हद तक ठीक है। तो सर आप, जैसे आप कहीं आपने जॉब भी किया है? आप पहले कहीं जॉब करते थे फिर आपने ये शुरू किया, या आप कैसा, क्या आपका, आप किस तरीके से इस कैरियर काउंसलिंग के इसमें आए आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में था शुरुआत में। मैं जब, जैसे आपको शुरू में बताया था, मैं जब +2 कंप्लीट किया तो +2 में, जैसे 10th में मैं इंग्लिश में 14 नंबर मैंने काउंट किया था कि मुझे बोर्ड में 14 नंबर मिलेंगे, और जब रिजल्ट आया तो 41 था।
तो आज भी मैं उस आदमी को थैंक यू बोलता जिसने डेटा एंट्री में गलती की है। वहां से +2 में हुआ कि क्या लेना है, तो मैं जहाँ रहता था वहाँ 90% से ज्यादा लोग इंजीनियर्स थे। तो सबके देखने में प्रेशर में, सोशल प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, मैंने तो साइंस लेना है। ठीक है, तो मैं साइंस ले लिया और पूरा 11th क्लास में मतलब फ्रैंकली कि मैं फेल था, पूरा 11th क्लास में फेल होते चला गया। 2 3 4 जितने एग्जाम हुए, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत में मैं पास होता था। +2 में मुझे इस शर्त के साथ 12 में प्रमोशन मिला कि आपके पिताजी आ चुके, मेरे पिताजी उस विद्यालय से जुड़े हुए थे, मतलब उस नेटवर्क, विद्यालय के नेटवर्क से। तो इस शर्त के साथ मिला कि यदि मैं +2 के प्री बोर्ड में मैं एटलीस्ट 33% ले आता हूँ सभी सब्जेक्ट में, तो मुझे एग्जाम देने मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने मेहनत किया, तो केमिस्ट्री छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में मैंने 35 34 ऐसा ले आया मैं। तो मुझे एग्जाम देने के मिल गए। मैं एग्जाम में 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स के साथ फेल था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में फेल था, कोर सब्जेक्ट में। फिर मैंने हिम्मत, पिताजी मेरे बहुत सपोर्ट किए, तो उन्होंने बताया कि तुम क्यों फेल हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुद एनालाइज करो और देख लो कि कैसे पास हो सकता है। मैंने फिर से सारा एग्जाम दिया और 53.6% के साथ मैं सब्जेक्टली पास हो गया। अच्छा। अब वहां मैंने फिर एक ब्लंडर किया, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया। उसके पीछे सिर्फ 2 कारण थे। एक तो लोगों ने, जिन लोगों ने चिढ़ाया था फेल हो गया, तो मैं बोला कि केमिस्ट्री में पास होकर दिखाता हूँ। और दूसरा कि थोड़ा लोगों का एक और फिर से प्रेशर थी कि नहीं साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। मुझे साल भर के अंदर समझ में आ गया कि मैं दोबारा फेल होने वाला हूँ। और कि मैं बीमार पड़ा तो एग्जाम नहीं दिया, बट मैं फेल ही था। उस दौरान मैं +2 के बेस पर मैं गाजियाबाद गया था एक बार एग्जाम देने। तो वहां से एक बार मैं पेपर में पढ़ा था काउंसलर के बारे में, तो थोड़ा सा मैंने वहां देखा कि उनसे मिला, फोन किया, बातचीत किया, तो उन्होंने कुछ असेसमेंट किया था मेरा। फिर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि क्या करो। उसके बाद सेकेंड टर्न पॉइंट मेरे लाइफ में है, जब मैं 9th में था, तो मैंने एडवांस मैथमेटिक्स के बदले इकोनॉमिक्स लिया था और पहली बार किसी सब्जेक्ट में मुझे बिना कोई मेहनत के 95 से ऊपर नंबर आया। तो हाँ, और ये 9th क्लास की बात है। और बाकी सब्जेक्ट में मेरे कभी भी 55 से ऊपर नहीं नंबर जाते थे, मैं एवरेज रहा था शुरू से। तो मुझे ये लगा कि जब काउंसलर से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बोला कि साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह के कोर्स तुम पढ़ो और आगे तुम इसी सेक्टर में काम करो, बढ़िया रहेगा। तो मैं फिर बीएससी केमिस्ट्री में 1 साल गैप होने के बाद मैं फिर उसी कॉलेज में बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ के लिए। फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एचओडी डॉक्टर के सिन्हा थे उस समय और डॉक्टर सजल मुखर्जी, ये 2 लोग थे जिन्होंने मतलब कोर्स में मजा आया, टीचर अच्छे मिले और फिर मैं कॉलेज में लीडरशिप रोल से लेकर सब जगह आगे बढ़ते चला गया। टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद सीडीएस का एग्जाम कंप्लीट किया। 2 बार मैंने यूपीएससी के थ्रू सीडीएससी का एग्जाम कंप्लीट किया। फर्स्ट टाइम तो मैं एसएसबी में फर्स्ट डे वापस आ गया, सेकंड टाइम में 5th डे वापस आया। तो सेकंड टाइम में थोड़ा हिम्मत करके पूछा जो वहाँ ऑफिसर थे कि सर ऐसा क्या है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है और थोड़ा देखने में ठीक ठाक हूँ, आर्मी के अनुसार मैं अपने आप को फिट मानता था और एनसीसी में मैंने रखा था। तो बड़े मतलब लगभग रोते हुए मैंने पूछा था कि सर क्या है, मेरे में ऐसा क्या नहीं है कि मैं आर्मी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला, पहले तो बहुत बुरे ढंग से हमसे बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं बोला सर एक बार बता दो ना, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं आर्मी में जाऊँ। फिर उन्होंने मेरा फाइल पलटा तो वो बोले कि बेटा तुम आर्मी के लिए फिट नहीं हो, मुझे कच्चा घड़ा चाहिए, कच्चे मिट्टी वाले लोग चाहिए और मुझे नहीं लगता कि तुम आर्मी में बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो। तुम चले जाओ, टीचर बनो, लीडरशिप मतलब नेतागिरी करो, लोगों के बीच काम करो, जहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है वहाँ, क्योंकि तुम अपने मन के ही करोगे, ये हमें पता है। तो बाद में मैं जब बहुत सारा सर्च किया तो आर्मी के डिफेंस का जो अपना रिसर्च यूनिट है, डीआरडीओ का जो साइकोलॉजिकल विंग है, जो इस तरह से वो टेस्ट लेते हैं एसएसबी में, वो क्लियर होता है कि ये बच्चा किस लायक होने वाला है। तो और मैं कुछ ऐसे लोगों को देखा बाद में कि जो एनडीए और सीडीएस कंप्लीट किए हैं और ये मुझे आश्चर्य लगा था, मतलब क्योंकि उस समय मैं ऐसे जानता नहीं था, जिन लोगों का ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, बढ़िया से बाल नहीं झाड़ते थे, लेकिन वो एनडीए और सीडीएस में कंप्लीट किए थे एसएसबी। तो मुझे समझ में आया कि वाकई में, क्योंकि इनसे मैंने बातचीत किया तो मैं एक बात बोला था कि मैं किसी भी कच्ची मिट्टी को जैसा चाहूंगा बना सकता हूँ, बट पक्की मिट्टी को मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। तुम ऑलरेडी जो परिवार का तुम्हारा परवरिश है, जिस माहौल से तुम आए हो, तो तुम्हारी देशभक्ति की भावना हो सकती है,
बट आर्मी में डिसिप्लिन लाइफ तुम नहीं जी सकते। अच्छा। तो वो मुझे लगा था कि कोई मुझे 9th में ये बता दिया होता तो मैं तो केमिस्ट्री नहीं लेता, सीधा इकोनॉमिक्स लेता, इसी से पढ़ते जाता। कोई मेरा आर्मी ने मुझे जो बताया वो मुझे और पहले कोई बताया होता तो शायद मेरे लाइफ के 2-3 साल भी बचते और कुछ एनर्जी भी बचती। ये मन में मेरे चलते रहा। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद जब पीजी में एडमिशन लिया था, चेन्नई की एक संस्थान है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, और अपने आप में अनोखा संस्थान है जो यूथ एम्पावरमेंट की कोर्स कराती है, लाइफ स्किल की कोर्स कराती है, और पूरे एशिया में अलग तरह के संस्थान है, भारत सरकार के संस्थान है। वहां से मैंने पढ़ाई किया। उस दौरान में काउंसलिंग वगैरह काम ऑनलाइन उस समय थोड़े आउटपुट ज्यादा चलन में था। फिर मैं जब घर आता था तो स्कूल के बच्चों से मिलना, कॉलेज के बच्चों से मिलना, और आधे घंटे बोलना कि क्या कर सकते हो तुम, क्या किस सब्जेक्ट में कितने ऑप्शंस हैं, तो वो बताना शुरू किया था। फिर मैं NYKS में भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जहां मुझे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लगा था। वहां मैं बिहार में 6 जिलों को देखता था। सभी जिलों में मैं स्कूल में कॉलेज में बेसिकली प्रोग्राम साथ में करते चलता था। तो इसका मतलब यह हुआ सर, आप जैसे आपकी जो जॉब लगी वो भी आपकी काउंसलिंग के एरिया में जॉब लगी आपकी? नहीं, NYKS है देश की सबसे बड़ी युवा संगठन है। वहां मैं युवाओं के बीच, युवाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास का काम कैसे होगा, स्पेशली मनरेगा के ऊपर मैं काम कर रहा था। वर्क डिमांड कैसा हो, उनको साल भर का वर्क फ्लो चार्ट तैयार करना और मैक्सिमम एंगेजमेंट कैसे हो लोगों का, इस पर काम था। लेकिन मैं उस काम के साथ साथ थोड़ा सा इसको करते चलता था, सिर्फ वॉलंटरी करता था कि लोगों को पता हो कि मुझे करना क्या है। फिर मैं हाँ, तो मतलब आप जो मनरेगा वगैरह में जो आप सपोर्ट दे रहे थे उसी के साथ आप काउंसलिंग का भी काम आपने चालू कर दिया था? हाँ, तो ये मैं आप मन से करते थे मतलब? हाँ, बस जब वॉलंटरी था कि बच्चों को बताना है कि यार तुम सोचो, 9th में ही सोचो, 10th में ही सोचो, ग्रेजुएशन में भी आ गए तो सोचो कि जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो सिर्फ उस सब्जेक्ट में कितने ऑप्शंस हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हो। तो ये मैं वॉलंटरीली लोगों को बताता था। और इसके बाद फिर मैं NYKS में मुझे बहुत मन नहीं लगा था। आप जैसे आप जाते होंगे तो बच्चे आपको कैसे मिलते थे? मतलब आप स्कूल जाके उनसे कनेक्ट करते थे या लोकल आपके जो जान पहचान के थे उनसे आप कनेक्ट करते थे? मतलब मैं सीधा स्कूल जाता था, सीधे प्रिंसिपल से बोलता था कि आपके बच्चे के साथ मैं आधे घंटे बात करना चाहता हूँ। अच्छा। आप ऐसे पहला प्रपोजल मेरा यही था, जिस प्रिंसिपल से मैं मिला तो प्राइवेट स्कूल था, मैं बोला कि आपके बच्चों से बात करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं किसी ऐसे को मैं नहीं अलाउ करता हूँ। मतलब कि आप 10 मिनट समय दे दो, बच्चे आपके इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप कंटिन्यू कर देना, बच्चे आपके इंटरेस्टेड ना हो तो छोड़ देना। और वो 10 मिनट लगभग 2 घंटे में कन्वर्ट हुआ था। तो वो क्योंकि देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर कोई इसको अपना कैरियर बनाना चाहता है तो अच्छा, एक मैं आपसे ये भी सवाल पूछता हूँ, क्या इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई होना जरूरी है? मतलब किस टाइप की पढ़ाई की जरूरत है इसको? देखिए आपने क्या काफी कुछ स्टडी किया और उसके बाद आप इस क्षेत्र में आए, मतलब, और आप शुरू से ही मतलब जब आप दूसरा जॉब कर रहे थे तब भी आप वॉलंटरी आप सपोर्ट करना चालू कर दिया था आपने, चूंकि आपने खुद प्रॉब्लम फेस की थी जो आपको लेटर स्टेज में पता चली। तो अगर मान लीजिए कोई इस बिजनेस को करना चाहता है तो मैं इसे बिजनेस ही बोलूंगा क्योंकि अपना एम यहाँ पे बिजनेस ही है। तो मैं अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है या क्या कहना चाहेंगे आप? एजुकेशन क्या होना चाहिए उसके? दो चीजें हैं। जैसे यदि कोई आदमी इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है और उनको लगता है कि मतलब उनके अंदर कुछ जैसे नेचुरल टैलेंट होते हैं लोगों के, तो उनको लगता है कि लोगों से बात करना, उनको समझना और उनको समझाना नेचुरली कर सकते। जैसे मुझे ये फील हुआ था कि जब मैं लोगों से बात करता था और जब भी किया तो ये हमेशा फील रहा कि मैं लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हूँ। तो ये मैं धीरे धीरे बेसिक ट्रेनिंग मैंने ली, कुछ कोर्स किए इसके लिए। बाद में मैंने बेहतर होगा कि यदि कोई पहले से कोर्स कर ले, जैसे साइकोलॉजी के कोई बैकग्राउंड हो, सोशियोलॉजी हो, मतलब ऐसे बैकग्राउंड जहां आप थोड़ा सा लोगों को डील करने की क्षमता। बट साइकोलॉजी बैकग्राउंड बेहतर माना जाता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई बहुत जरूरी नहीं है। जैसे यूजीसी भी कोई कोर्स कराती है, ऑनलाइन स्वयं पोर्टल पे भी काउंसलिंग से संबंधित कुछ कुछ कोर्स हैं। तो बेसिक चीजें आपको तो जाननी होंगी। जैसे मैं बच्चों के नेचुरल डेवलपमेंट जो है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये फिर बाद में मैंने सीखा
कि किस स्टेज पर क्या डेवलपमेंट है। क्योंकि सिर्फ कैरियर की बात करने के लिए तो मैंने बहुत सारे सोर्स से इंफॉर्मेशन लिया था, बट पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, किसी के मेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब बहुत ज्यादा है, बट मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग कैसे हो सकती है, परिवार का क्या इम्पैक्ट है, स्कूल का, सोसाइटी का, उस इम्पैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना। क्योंकि जब इन सब बातों पर यदि हम बच्चों से बात करते हैं तो उनका थोड़ा विश्वास भी ज्यादा आता है कि अच्छा हाँ ये सही बोल रहा है। तो थोड़ी सी यदि ट्रेनिंग लो तो बहुत बढ़िया। अब तो बहुत अच्छे संस्थान है कुछ कुछ जहाँ स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी होने लगी है। जैसे आप बताना चाहें किस टाइप का? जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मैं जहाँ से पढ़ा था पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ एक पूरे 6 मंथ का एक पेपर ही था, यूथ एंड काउंसलिंग। तो ये मैंने वहां से सीख लिया था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अपने साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आप देख लें कि क्या उसमें एक पेपर काउंसलिंग का है क्या। तो मैक्सिमम जगह काउंसलिंग का है, कहीं कहीं कैरियर काउंसलिंग भी है। फिर झारखंड बिहार के कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है उसमें पीजी डिप्लोमा ऑफर होता है, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एनसीईआरटी हर साल कोर्स कराती है, अक्टूबर नवंबर में इसके वैकेंसी आते हैं और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। इग्नू में सोशल वर्क काउंसलिंग की स्पेशल कोर्स है। फिर साइकोलॉजी यदि इग्नू से करता हूँ तो उसमें कैरियर काउंसलिंग एक ऑप्शनल पेपर भी है। तो ऐसे लगभग हर जगह आ रहे हैं। तो हाँ। सर जैसा मुझे समझ में आ रहा है तो मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक एजुकेशन लाइक मे बी ग्रेजुएशन तो कुछ होना ही चाहिए, और उसके बाद फिर मैं कोई ना कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके उस पे काम कर सकता हूँ। ये शायद ये समझ में आ रहा है इससे। या तो एजुकेशन होना चाहिए और नहीं तो आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का, जिससे लोगों को आप गाइड कर सकें। अच्छा, तो मतलब इसमें जैसे कोई स्पेस का तो जरूरत है नहीं, आपको ऑफिस वगैरह का तो कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, तो अपन डायरेक्ट जाके ही बात कर सकते हैं। हाँ, ये कोरोना ने किया कि आप ऑफिस नहीं भी है तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जैसे आप लोकल चलाते हैं, मेरे पास भी शुरुआत में ऑफिस में रखा था, बाद में मैंने ऑफिस बंद किया। तो कोरोना काल के दौरान, कोरोना से ठीक पहले जब ऑफिस हमने नया सेटअप ही किया था, तो कोरोना आया तो हमने ऑफिस बंद कर दिया। तो बहुत लेकिन कॉल ऐसे आते हैं जो लोकल कॉल है वो ऑफिस आना चाहते हैं, क्योंकि आज भी काउंसलिंग ऐसा है कि ऑनलाइन तो ठीक है बट फेस टू फेस काउंसलिंग में होना मेरे ख्याल से बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि आप सामने वाले को बॉडी लैंग्वेज से लेकर सब कुछ समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, कुछ छुपा रहा है या कुछ और भी है। तो फेस टू फेस ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा सर, तो आप मतलब जैसे आप इस लाइन में आपने क्या चैलेंज फेस करे? जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई आता है, वो उसने एजुकेशन जो मिनिमम ग्रेजुएशन या जो भी रिक्वायर्ड है वो उसने गेन किया, और उसने थोड़ा बहुत जो काउंसलिंग के सब्जेक्ट हैं वो भी मान लीजिए अगर वो पढ़ लेता है, और उसके बाद अगर वो उसको कैरियर बनाना चाहता है तो उसको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, या मैं ये पूछूं कि कितना समय लग सकता है उसको जब वो अपना इस कैरियर से वो अपना जीवन चला सके, उसमें कितना टाइम लग सकता है? इसमें 2 से 3 पॉइंट्स में डिस्कस करा। जैसे शुरुआत में भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बड़े कंपनियां भी अब इसमें उतरने लगी हैं, तो उनके साथ एज ए काउंसलर वो काम करते हैं तो 6 महीने साल भर अच्छे सीख सकते हैं, और बढ़िया काउंसलिंग करेंगे तो खुद उनका अपना रेपो डेवलप हो जाएगा। तो ये हो सकता है फर्स्ट। सेकेंड है कि यदि किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो पहला प्रॉब्लम ये उनका लोकेशन के अनुसार आएगा। जैसे मैं जब बाहर से लौटा अपने गांव की ओर, अपने जिला और इस समय, तो झारखंड में मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा रांची, जमशेदपुर, बोकारो, ये सब जो जगह है यहाँ ठीक है, लोग समझते हैं कि काउंसलिंग क्या है, असेसमेंट क्या है। बाकी लोग सलाह तो जरूर लेते हैं लेकिन लोग पेमेंट नहीं करना चाहते। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी कि उनको ये समझ ही नहीं है, और वो ये इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते कि ये भी कोई खास चीज है। कोचिंग वालों के लिए वो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार होंगे। वही गार्जियन आप यदि 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए जो भी आप चार्ज करो, तो उनको लगता है कि ये यूजफुल नहीं है। तो पहला तो है कि आप देख लीजिए कि आप करना कहाँ चाहते हैं। अब जैसे कोई भोपाल में करना चाहे, बैंगलोर में करना चाहे, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 से 4 महीने मैक्सिमम यदि बढ़िया मेहनत कर ले, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल वगैरह बनाए, कुछ वीडियो वगैरह डाले, तो 3-4 महीने में हर दिन 10 कैंडिडेट उनको मिल सकते हैं, बशर्ते शुरुआत के 10 कैंडिडेट की काउंसलिंग वाकई में उन्होंने अच्छे ढंग से की हो। तो बहुत आसान है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर शुरू करने में लोकेशन अच्छा हो, लोग पेमेंट करने के लिए तैयार हो तो आसान है। दूसरा, आप थोड़ा टफ लोकेशन चूज करते हैं जहाँ लोग अवेयर नहीं है,
जैसे अभी कोरोना के दौरान हमने सारा कुछ बहुत सारा एक्टिविटी किया था, तो समझ में आया कि मोर देन 90% लोग अवेयर ही नहीं है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करें, जबकि उसकी तैयारी की कोई जरूरत नहीं होती है, जो है एग्जैक्ट वही। तो अभी हम लोग लगभग अवेयरनेस प्रोग्राम पर फोकस किए थे, तो लगभग 30,000 के आसपास बच्चों तक हम पहुंचे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। उससे फायदा क्या हो कि बच्चे अब डायरेक्ट फोन करते हैं कि सर वो जो आप बात किए थे ना उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना है, इससे क्या चार्ज होगा। तो जो बात करेंगे उसमें से मान के चलते हैं कि 10% बच्चे ही कन्वर्ट होने वाले हैं। तो बच्चों को अवेयर करना। दूसरा फेज में अब गार्जियन को अवेयर करें, आप जहां भी शुरू करना चाहें, क्योंकि मेन आपको इस सेक्टर में पेमेंट करने वाला गार्जियन है। दूसरा, यदि आपके स्कूल से टर्म अच्छे है, कोई भी एक स्कूल लगता है कि ठीक ठाक है, आप बातचीत कर लीजिए। स्कूल आपको अपने काउंसलर के रूप में जॉब भी दे सकती है, क्योंकि सीबीएसई के लिए मैंडेटरी है, और जॉब नहीं भी देती है तो आप एज ए कंसल्टेंट काउंसलर के रूप में जा सकते हैं। तो स्कूल एक प्लेटफॉर्म देती है जहां से बाद में बच्चे भी आपके पास आते हैं, क्योंकि स्कूल पेमेंट कम करती है। यदि बच्चे पे करने के लिए तैयार है तो फिर स्कूल को भी कोई इश्यू नहीं। तो इसको बढ़िया से यदि देखें तो 2 से 3 महीना सीखने के बाद पर्याप्त है। यदि आप इंडिविजुअल करते हैं तो, किसी के साथ जुड़ के करते हैं तो भी 2 से 3 महीना लगेगा कि हाँ आपके बारे में लोगों को जानने समझने। तो देखिए सर, जैसा आपने बताया इससे तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस हो गया है उस हिसाब से, तो क्योंकि आपको जो भी बेसिक एजुकेशन लेने के बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क सम टाइम, कुछ समय काम करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जैसे अपन अपना काम चालू करते हैं तो 5 से 6 महीने में आप ये बोल रहे हैं कि स्कूलों के थ्रू कनेक्ट होके अपने जो भी करना चाहते हैं उनकी इतनी रेपुटेशन बन सकती है कि उनके पास किड्स और उनके पेरेंट्स वगैरह ज्यादा जानकारी के लिए आना चालू करेंगे। हाँ। इसमें एक चीज मैंने जो फील किया था, इसमें यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि आप एडमिशन काउंसलर बन रहे हैं या फिर प्योर काउंसलर बन रहे हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए रेफर करना या फिर कॉलेज के बात बताना ये कहीं से गलत नहीं है। आपको अच्छे कॉलेज के बारे में जानकारी देना काउंसलर का भी काम है। बट ऐसे भी है जो काउंसलिंग के नाम पर, जैसे कोई बच्चा +2 के बाद आया तो वो कुछ नहीं, तुम ये वाला इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ ये ब्रांच ले लो, इसमें बहुत बढ़िया करियर है, ये सब। मतलब बच्चा उस लायक है भी या नहीं भी है। तो एडमिशन काउंसलर नहीं बनना। यदि आपको एडमिशन काउंसलिंग करना तो कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप वो इंस्टीट्यूट से टाई अप करो, उसके बच्चे दो, आपको बच्चे का कमीशन मिलेगा, वो एकदम डिफरेंट है। बट इस काउंसलिंग में आपको इंटायरली डिफरेंट है। आप बच्चे का साल भर, 2 साल, 5 साल रिकॉर्ड भी रखना होगा कि वाकई में हमने जो सजेस्ट किया था वो बच्चा आज सही जगह है या फिर उसने उस पूरे ट्रैक को चेंज कर दिया। ये देखना पड़ेगा आपको। वही मतलब अपना यानी करियर काउंसलिंग में किस तरीके से रेपुटेशन बना रहे हैं उसका यानी बहुत ज्यादा महत्व हो गया, क्योंकि आगे चल के सिर्फ उसको एडमिशन दिला देना कहीं पर वो ही उद्देश्य अगर है तो वो शायद ज्यादा बहुत आगे वो अलग ही टाइप का एक काम हो गया। वो एकदम अलग काम है। फिर उसके लिए आपको कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलेज और बच्चों के बीच लाइजनिंग की जरूरत है। वो लिंकिंग का काम है, वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन आप यहाँ पे उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है। हाँ, बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सारा कुछ पर बात करना है। आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो इस अपने करियर, कितना साल में हो गया सर आपको ये करते हुए? वैसे मैं जब पहला प्रोग्राम किया था तब से देखे तो आज लगभग 6 साल से ज्यादा हम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली बिजनेस के रूप में इसको हम पिछले 4 साल से लेकर चल रहे हैं। 4 साल। कोरोना तो से 2 साल पहले। 4 साल में सर आपको ऐसा लगता हो कि आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो जो एक तो उससे मतलब जो उससे क्या होगा कि अपने जो आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें सीख ले सकते हैं? मिस्टेक का उसको हम ये कहेंगे ना कि मतलब जैसे मेरा जो नेचर है कि पैसे के बारे में बात करना मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता है, क्योंकि हम कैसे बोले कि नहीं मुझे पैसे दो, चार्ज करेंगे। ये थोड़ा जैसे बहुत सारे मैंने प्रोग्राम किए जहां मुझे लगता था कि शुरू से मुझे कुछ चार्ज करने चाहिए थे, बट मैंने चार्ज नहीं किया बच्चों से, मैं करते चला गया। बच्चे खुश होते थे, मुझे मजा आता था। तो थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ऐसे में क्या होता है कि बच्चे फिर पेमेंट, उनको ये वैल्यू नहीं देते हैं कि आपको पेमेंट भी करना है या नहीं करना है। तो आप शुरू से एक टारगेट ले सकते हैं कि मुझे इस तरह से बढ़ना है और एकदम क्लियर बताना। मैं इस मामले में हमेशा पीछे रहता हूँ, इसलिए मैंने फिर दूसरे लोगों को रखा जो इसको डील करने के लिए दूसरे बात करेंगे। बट
ऐसा लगता है कि हम ये जरूर करते हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे स्कूल किसी बच्चे को फी माफ किया है तो हम स्कूल से कनेक्टेड है, तो उस बच्चे का हम भी मिनिमम फीस लेते हैं, जो मेरा बेसिक खर्च है उससे ज्यादा नहीं। तो ये मिस्टेक मुझे लगता है कि फ्रेंकली डील नहीं करना, वो हमेशा मिस्टेक रहा। तो 2-3 बार, क्योंकि बाद में मुझे एक स्कूल के साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने, जैसे कोरोना के समय ही हुआ था, अब कोरोना शुरू हुआ तो स्कूल फीस नहीं देना, ये भी हल्ला हुआ। तो मैं सोचा कि अब स्कूल वाले को मैं बिल क्या भेजूं। हमें जब कोरोना खत्म हुआ तो स्कूल को मैंने बिल भेजा, तो बोले कि यार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कोई बिल थोड़े भेजता है। बाद में ठीक है, अगले बार उन्होंने सबमिट उसको एडजस्ट किया, बट मुझे वो प्रिंसिपल ने बोला कि तुम इतने क्यों सोचते हो, बिल भेजो, देना नहीं देना हमारा काम था। सही तो बात। ये मिस्टेक मैंने किया है, और मुझे लगता है कि बाद में रियलाइज हुआ कि ये मिस्टेक मैं करते रहूंगा, इसलिए इस पर बात करने के लिए मैंने अलग लोगों को रखा। इस पर आप बात अलग आदमी से करें, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बात मैं बहुत फ्रेंकली नहीं कर सकता, और सामने वाले को यदि आप फ्रेंकली प्रपोजल नहीं देंगे तो फिर वो अपना एडवांटेज तो लेगा। भाई मेरा सर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा आता है या पेरेंट्स आता है, तो आप उसे कितना टाइम लगता है काउंसलिंग करने में? आप कई दिन तक उसको बुलाते हैं या वो एक दिन में हो जाता है, या क्या रहता है उसका? ये लगभग हम 2 सीटिंग, इनिशियल जब आता है तो हम उसको 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो आता है जो सिर्फ सुने, बोले बात सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो 10 मिनट 15 मिनट जो बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर वो चले गए। दूसरे वो होते हैं जो पूरा डीप काउंसलिंग उनका काम करते हैं, जैसे उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, कि उनका पूरा प्रोफाइल बनाते हैं, ये बच्चा वाकई में किस लायक है, इसका पेरेंट्स का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके घर वाले में, और जो नौकरी करते हैं, सोशल प्रोफाइल, लर्निंग स्टाइल, मतलब पूरा का पूरा उसका 8-10 पैरामीटर पर हम जज करते हैं। ये असेसमेंट लगभग 40 मिनट से 1.5 घंटे का बीच होता है। कोई बच्चा तुरंत कंप्लीट करता है, कोई थोड़ा लेट से कंप्लीट करता है। फिर हम 1 घंटे की प्योर काउंसलिंग कर सकते हैं। ये सेशन कभी कभी 1.5 घंटे भी चला जाता है, कभी कम में भी कंप्लीट हो जाता है। यदि सामने वाला बच्चा बहुत जल्दी ग्रैस्प कर रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम समय में हम कंप्लीट करते हैं। फिर एक सेशन करते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग की सेशन करते हैं, चाहे उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, स्कॉलरशिप कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं, 10+2 ग्रेजुएशन क्या रूट होना चाहिए, अल्टरनेटिव 3-4 कैरियर कौन कौन से होंगे, फिर कहाँ कहाँ से अच्छे हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम 2 से 3 घंटे का एक बच्चे के साथ सेशन हो जाता है, 2-3 भागों में बटा है। उसके बाद हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं, जरूरत पड़े तो फोन कर सकता है, मिल सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। बट ऑनलाइन हम सपोर्ट करते हैं, उसका एक प्रोफाइल, उसके एक अलग पेज ही हम क्रिएट कर देते हैं उस बच्चे के लिए, और जितनी भी बातचीत हुई है वो बच्चे का उसका रिकॉर्ड है। तो हम नहीं भी है, कोई और भी यदि हमारे साथी सहयोगी हैं तो देख सकते हैं कि इससे क्या क्या बातचीत हुआ था, उसके आधार पर फिर आगे इसको क्या सपोर्ट करना है। अच्छा। तो सर अभी आप कितना टाइम दे रहे हैं इस बिजनेस में? अभी आप फुल टाइम? मैं पिछले 1.5 साल से लगभग फुल टाइम समय दे रहा हूँ, और अभी अगले 2 साल में तैयारी में इस पर फुल टाइम समय देते रहूंगा। अच्छा, तो सर अब थोड़ा मैं फाइनेंशियल क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि आप ऑन एन एवरेज आप पर बच्चे से कितना चार्ज करते हैं? और ये अगर आप बोलें, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर इस लाइन में आ रहे हैं, वो इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो कितना अर्न कर सकते हैं? मतलब ईयरली वाइज कितना अर्न कर सकते हैं, या मंथली वाइज कितना अर्न कर सकते हैं? इससे हम बोले ना कि यदि आप ऑन एन एवरेज मतलब पर हेड चार्जिंग देखें तो एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। दो की वेबसाइट में हम देते हैं कि ऐसे जो चार्ज हमने जो फिक्स किया है कि बच्चा यदि 10th तक है तो 2500 रुपये, +2 में बच्चा है तो 3000 से 3500 रुपये के बीच जाएगा। और यदि बच्चा सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए फोकस है कि मुझे इसी में जाना है, कोचिंग अच्छे बता दो, कौन सा ब्रांच ले, ये सब बता दो, तो उनका हम 5000 लेते हैं। तो ये बहुत बच्चों के अनुसार डिफर कर जाता है। बहुत है कि जो इंजीनियरिंग वाला है, तो मैं पिछले 2 दिन पहले ही किया था तो सिर्फ मैंने 1200 रुपये लिया था, क्योंकि बच्चे की जो स्थिति थी। तो बातचीत से ऐसा लगता है, तो बहुत बार ये हो जाता है कि मतलब फिक्स नहीं रहता है प्रोग्राम का। ऑन एन एवरेज जो हमने देखा, यदि स्कूल एसोसिएट स्कूल है, जिस स्कूल के साथ हम रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां जो फीस चार्ज होता है कि ऑफकोर्स मार्केट रेट से हम लगभग 40% 50% डिस्काउंट पर काम करते हैं। और जहां डायरेक्ट बच्चे आते हैं, जैसे बाहर से बच्चे आते हैं, तो उनका वही जो जनरल चार्ज है वो हम लेते हैं। कुछ प्राइस डिफरेंशिएशन हम रखे हैं, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट से कोई भी बच्चा है तो हम एक 60% डिस्काउंट पर काम करें। मेरा मतलब है कुछ नहीं, जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में जो चार्ज लगना है वो मेरा कोई चार्ज नहीं होगा। यदि मेरे स्कूल का, मैं जिस स्कूल से पढ़ा
तो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्कूल से है तो एकदम कम चार्ज है। अब मेरे गांव का कोई बच्चा आ जाएगा तो हम कुछ भी चार्ज नहीं लेंगे। तो ऐसा ऐसा प्राइस डिफरेंशिएशन है। बट ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि दो डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कुछ स्कूल के साथ काम किया है तो बच्चों ने एक साथ 256 बच्चों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर हमें बोला कि सर आपको ऐड कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हमने बोला कि यदि सभी लोग आप कराने चाहते हो तो हम उसमें डिस्काउंट देंगे, 50% से ज्यादा डिस्काउंट देंगे। तो ये हर बार डिफर करता है। बस हम ये देखते हैं कि मेरा मिनिमम जो कॉस्ट है उससे 33% एबव हमेशा रहना चाहिए। और तो सर मतलब कोई अगर कैरियर काउंसलिंग का ये काम चालू करता है, ऑफ कोर्स उसको नॉलेज तो लेनी पड़ेगा, तो नॉलेज ले और वो बाकी चीजें उसको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करे और मार्केट करे, स्कूलों से कनेक्ट करे, तो एक साल के अंदर मतलब वो अपने आप को कहाँ देख सकता है सर? एक साल में मतलब वो लगभग यानी किस पोजीशन में पहुंच सकता है जहां वो कितना अर्न कर रहा होगा? यदि ईमानदारी से और कोई और काम ना करे, आदमी इसी पर फोकस करे, काउंसलिंग करना, सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, सोशल मीडिया का बेहतर यूज करना लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और सिर्फ काउंसलिंग पर, जैसे सिर्फ ये बात करे कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर बोले कि भाई 10वीं के बाद क्या कोर्स है, क्यों चूज करना चाहिए, गार्जियन को बच्चों को काउंसलिंग कैसे देना चाहिए, गार्जियन को बच्चों को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक छोटा छोटा वीडियो भी डाले या फिर लेक्चर भी दे, ऑनलाइन इवेंट करते चले जाए, तो मैं देखता हूँ कि उनको कन्वर्जन रेट अच्छा है। और साल भर में मैं यदि सिंपल भी करूँ कि आप हर दिन 5 ही चीज लेकर चलो और 20 दिन ही काम करते हैं आप, तो 100 लोग हो जाते हैं। और आप 1000 रुपये भी चार्ज करते हो तो अच्छा खासा अमाउंट है। तो 1 लाख रुपए यदि आप महीना कमाते हैं और उसमें सब खर्च काट कर यदि आप 50,000 भी बचाते हैं, ये बिजनेस में फ्रेंकली कहूँ कि यदि बढ़िया से ढंग से कहा जाए तो 30 to 40% प्रॉफिट वाला बिजनेस है। यदि आपका 1 लाख रेवेन्यू है तो आराम से 30-40%, आराम से 2 लोग यदि है तो 30-40% आप बचा सकते हैं। टीम ज्यादा बड़ी होगी तो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन टीम बड़ी होगी तो एक और खासियत है कि बड़ी टीम होगी तो बड़े बिजनेस भी, बड़े बिजनेस। तो अभी ये समझ में आ रहा है सर कि अगर कोई है तो 1 साल के अंदर वो नया कोई पर्सन स्टार्ट करते हैं या अपनी यंग जनरेशन आती है, इसको कैरियर की तरह लेना चाहती है, तो वो 1 साल के अंदर लगभग अगर अच्छे से मेहनत करें, ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देना पड़ेगा, और पूरी तरह से अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो देखिए आप आगे आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर ही आप 10-12 लाख ईयरली आप पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हो या ना हो, लेकिन सेकेंड ईयर से तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यदि प्रॉपरली लगे तो हो सकता है। क्योंकि मैं जब सब छोड़कर इस पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये काम मुझे थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था। तो सर अभी सर आप कितना मतलब आप कहाँ तक पहुंच गए? आप कितने मतलब 1.5 साल से फुल टाइम कर रहे हैं और लगभग 4 साल से आप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो लगभग 1.5 ईयर में आप अपने आप को फिगरेटिव टर्म में कैसे देखते हैं? ना पिछले साल का यदि हम मतलब 2020 के मार्च एंडिंग तक के यदि हम देखें तो उस समय हमने लगभग 12 लाख के आसपास का प्रॉफिट हमने अर्न किया था सारे कुछ करने के बाद। तो ये इसी तरह से यदि लॉकडाउन नहीं होते तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा टर्नओवर लगभग हम 1 करोड़ के आसपास लेके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल से पॉजिटिव रिस्पांस था मेरा। लगभग 40 स्कूल के साथ हमने रिटेन टाई अप कर रखा था कि अगले सेशन में आपके हम ये प्रोग्राम करेंगे, इसका फीस इतना लेंगे। तो वो तो नॉर्मल जो प्रोग्राम करने वाले थे, तो उस प्रोग्राम के थ्रू जो बच्चे टर्न अप होते हैं वो सब मान के चल रहे थे कि हम पूरी टीम जो हम 4-5 लोग थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लगभग 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे जितना होता है। तो वो संभव हो सकता था। अब है कि आपको एकदम कोरोना के बाद से स्ट्रेटेजी पूरी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे डायरेक्ट सामने नहीं दिख रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप एक रेपुटेशन बनाना है, तो वो हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर, तो अपना ये सेक्शन खत्म हो रहा है। बस लास्ट क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि अगर कोई और अदर पॉइंट आप जो छूट गया हो इस बिजनेस से रिलेटेड, जो आप अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अपनी यंग जनरेशन, आगे आने वाले लोग जो आपको एज ए रोल मॉडल देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी पॉइंट आप रिलेटेड टू दिस बिजनेस अगर आप बताना चाहें। एक सिंपल सा चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी आना चाहते हैं तो देखने में बड़ा आसान और लिक्रेटिव भले लगता हो, बट आप मान के चलो कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कम, ये बिजनेस की खासियत है।
बट आपकी टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है ना बहुत एक्सट्रीम है, और ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब काम करें तो कैंडिडेट की डिमांड के अनुसार आपको चलना है, और उसके डिमांड के अनुसार आपको अपने रूटीन भी चेंज करने पड़े। ठीक है, आप फिक्स कर लिए कि हम ये काम करेंगे, इतना देर ही काम करेंगे, लेकिन जब आप काम करेंगे उस दौरान आपके पास कोई अदर एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत प्रॉपर ढंग से नहीं चल सकता है। दूसरा कि आपको ये डिसाइड करना है कि पर्सनली आप एज ए काउंसलर डेवलप होना चाहते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करना चाहते हैं, ये दोनों हमेशा ध्यान रखना। आप एज ए काउंसलर यदि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कि जो बातों को ऑन स्क्रीन आप करेंगे, बच्चों के सामने करेंगे, आपको अपने शहर के आसपास के जगहों में भी वैसा ही आचरण प्रस्तुत करना होगा। ये है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कुछ एरिया में गया हूँ, बच्चे जिस तरह से एकाएक देख लिए सामने और उनका जो रिएक्शन है पॉजिटिव देते हैं, तो आप वहाँ मतलब कुछ बहुत सारे अपने आप पर भी बंदिशें लगानी होंगी, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना लाइफ जीना छोड़ दो, बट कुछ सर्टेन एरिया जहाँ आप स्पेशली वो काम कर रहे हैं, तो वैसा कोई एक्टिविटी नहीं करना होगा जो बच्चों को लेकर यार यार ये तो बोले कुछ थे और इनका पर्सनल कुछ है। ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कई एक बार आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका आचरण होना चाहिए, और बहुत सारे पर्सनल मैटर को आपको छोड़कर आगे बढ़ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका घर में कुछ इश्यू हो, आपका मन खराब हो, लेकिन सामने वाला जब आपसे बात करने के लिए कॉल किया हो, उसने आपको पेमेंट किया हो, बेशक आप कह सकते हैं कि पेमेंट करके वो खरीद नहीं लिया, बट उसने सर्विस परचेज किया है आपसे, आपने ऑफर किया है, उसने परचेज किया है, तो आपके अपने सारे पर्सनल मुद्दे को अलग रखते हुए उसकी प्योर काउंसलिंग करने की, उसको सपोर्ट करना होगा। तो ये एक इसका हिडन चीज है। लोगों को लगता है कि बस 10 मिनट बातचीत कर लेंगे, ये काउंसलिंग नहीं है। सामने वाला जब तक उसको मन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब तक आपको बात करना होगा। बट इसका ये भी नहीं है कि आप 2-2, 4-4 घंटे उसको समय देना है। कितना स्किलफुली आप उसको हैंडल कर लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। बैकएंड थोड़े लोग चाहिए जिसको आपको डेवलप करना होगा धीरे धीरे। जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी युवा जनरेशन जो आगे आ रही है वो डेफिनेटली इसको कैरियर की तरह चूज कर सकती है। और आपने जैसा कि बताया कि इसमें अर्निंग स्कोप भी अच्छा खासा है, ऐसा इसमें कम नहीं है। और बल्कि आप जैसा कि सर ने टारगेट किया था, अगर आप उस हिसाब से टारगेट करते हैं तो 3 से 4 साल में अगर आप करोड़ टारगेट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। सर ने एक चीज और काम की चीज बताई कि आपको समय काफी देना है और आपको अपने पर्सनल इमोशन एक साइड रखना है, और जब बात करें तब आपको सही ढंग से आपको बात करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप इसे एज ए कैरियर ले सकते हैं। नाउ दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड, विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। सो sir, I just want to ask, like, had you seen any dream or had you thought some, मतलब आपने ऐसा कुछ पुराना पहले सोचा हो 2 साल 4 साल 5 साल पहले, और जो आपके सामने अभी आ गया हो, वो आपने जस्ट कुछ ड्रीम किया हो कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी, नॉट ओनली मतलब आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं, कोई भी पर्सनल लाइफ में, और वो आपके सामने आ गया हो, ऐसा कुछ आप? इस मामले में मैं कहूँ कि मतलब मैं शुरू से इस चीज को मानता हूँ, और जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे माँ के दादाजी से लेके सब बहुत हद तक हाल फिलहाल तक वो जिंदा थे। मेरे 20 साल होने तक, मतलब 20 ने, मेरे 25वें साल के बाद माँ के दादाजी का एक्सपायर हुआ था। तो ऐसे बुजुर्गों के साथ मेरा बहुत समय गुजरा है। मैंने एक चीज फील किया था उनसे, और उस चीज को मैंने रियलाइज किया कि जो आपके अंदर जो ड्रीम है, यदि आप कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो वैसे 5-6 चीजें मेरे साथ हुई। जैसे मैं जब जितना याद पड़ता है मुझे पीछे तक, मैं अक्सर सोचता था कि मैं हमेशा बोलता था कि मैं तब तक ट्रेन की एसी बोगी में सफर नहीं करूंगा जब तक सरकार मुझे पैसा नहीं देगी। दूसरा, मैं बोलता था कि मैं एरोप्लेन में भी फर्स्ट तभी बैठूंगा जब मुझे सरकारी पैसा से मैं बैठूंगा, प्राइवेट में नहीं बैठूंगा। तो लोग बोलते थे कि सरकार काहे को देगी तुमको, या तो हम सरकारी नौकरी में जाएंगे या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे, नेता बनेंगे तो सरकारी पैसा होगा। तो इस तरह से मैं बोलता था। ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं जिंदगी का पहला ऐसी ट्रेन का सफर किया था, चेन्नई से त्रिवेंद्रम, भारत सरकार की युवा मंत्रालय ने मुझे दिया था। और उसी सफर के बाद मुझे भारत सरकार की ओर से मैं सेलेक्ट हुआ था सार्क यूथ कैंप के लिए, भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो पहली फ्लाइट में जिंदगी में चढ़ा था, वो भी त्रिवेंद्रम टू मालदीव में गया था। कांग्रेचुलेशन सर। तो ये ड्रीम। और दूसरा, मैं
अपने कैरियर के बारे में मैं सोचता था कि मतलब मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं जो काम करूँ ना, बहुत मूवमेंट हो मेरे लाइफ में, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। और ऐसा आप सोचते थे सर पहले, आप मतलब ये ऐसा? मैं सोचता था कि जैसे मैंने संदीप वासलेकर जी हैं मुंबई के, उन्होंने एक किताब लिखा था नए भारत का निर्माण, और मैं जैसे लगता है कि मैं उस समय ग्रेजुएशन पार्ट 2 या पार्ट 3 में था। उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा था कि कैसे वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे थे और पीएचडी, तो सुबह में वो किसी और फ्लाइट लेते थे और दोपहर कहीं और रात में फिर उस अपने यूनिवर्सिटी कैंपस लौटते थे फ्लाइट से। तो ऐसा शुरुआत जब उनका होता 15-20 दिन बाद उनको लगातार सिक्योरिटी वाला पकड़ लेता था कि करते क्या, और फिर कुछ दिन बाद सिक्योरिटी वालों ने समझ गया कि ये दूसरे टाइप का आदमी, कुछ गड़बड़ आदमी नहीं। तो मेरे मन में उस समय भी ये स्ट्राइक करता था कि जो मेरा भी लाइफ ऐसा हो कि आज मैं रांची में हूँ, कल चेन्नई में हूँ, कल दिल्ली में हूँ। तो रांची चेन्नई दिल्ली तो कम है, मतलब पूरे ट्रेवल का 5% ही है कि मैं नेशनल ट्रेवल में हूँ। लेकिन सच्चाई है कि मैं स्टेट के अंदर मतलब हर दिन, अभी तो कोरोना के चलते बंद हो गया, अदरवाइज आप यही समझे कि मैं जब पिछले 18 में नया गाड़ी लिया था और 19 के बाद मतलब ये नहीं, ये मतलब 7 से 8 महीने में मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर मैंने चला दी थी। ये ट्रेवल है, तो मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि यार मैंने सोचा था जिंदगी पहिए पे ही चल रही है, जो मांगे वो आपके सामने है सर। बिल्कुल मिला। तो अब मैं सोचता हूँ कि भाई 40 साल के बाद मुझे थोड़े ट्रेवल कम करने हैं। तो उस अनुसार फिर अब क्या है कि पहले अनकॉन्शियस चीजें चलती थी, अब मैं कॉन्शियसली प्लान कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा प्लान करो कि 40 के बाद थोड़ा मोमेंट कम हो जाए। लेकिन ऐसा 3-4 चीजें हुई ड्रीम को लेकर के कि जो जैसे मैं शादी को लेकर के मेरे मन में था कि मेरी शादी झारखंड में बिहार की लड़की से शादी है, खासकर भोजपुरी बोलने वाली हो या कहीं बिहार से थोड़ा मेरा शुरू से लगाव रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि जो शादी हुई बिहार की लड़की से शादी। सही है सर। तो ये है 3-4 चीजें ऐसी हुई जो मुझे लगता है कि जो आप सोचो होता है। अच्छा सर, आप क्या फ्यूचर प्लान है, आप कैसे देखते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे ग्रो होते हुए देखते हैं अगले 2 साल में, 5 साल में, आप कहाँ देखते हैं सर? मैं अपने आप को नहीं, मैं आपने अच्छा जो प्रश्न पूछा है एग्जैक्ट सही मेरे पर बेटा। मैं आलोक तिवारी एज ए काउंसलर में फेमस नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कैरियर वेक्टर जिस नाम से हम काम कर रहे हैं वो एक ऐसा संस्था इवल हो जो लोगों को कैरियर से संबंधित जब भी कभी जानकारी लेनी हो तो पहला ध्यान लोगों के मन में यही है कि बेस्ट वही हो सकता है। ठीक है, बाकी जिनको जो करना है बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हमारा टारगेट है कि हम अगले 5 सालों के अंदर लगभग हम 150 से 200 स्कूलों के अंदर कैरियर लैब की एस्टेब्लिशमेंट पर हम ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं कि बच्चे के पास ऐसा हम ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बनाए कि बच्चा वहीं से हमारे किसी भी एक्सपर्ट से बात करने में संभव हो। फिर वो ऐप बेस्ड भी हो सकता है, तो उसका अभी हम फाइनलाइज करें कि हम कैसे करें। और इवन यदि बच्चे को लगता है कि हमें कोई फीस नहीं देना, उसको कुछ भी किसी से बात नहीं करना, फिर भी हम ऐसा टूल डेवलप करना चाहते हैं कि 50% एक्यूरेसी के साथ वो अपना काम कर सके। चलिए सर, बधाई हो, हम विश करते हैं आपको हमारी साइड से कि आप जरूर, आपको ऑलरेडी पता है तो आप डेफिनेटली वो सब अचीव करेंगे। सो सर, अब ऑलमोस्ट हम अपने इंटरव्यू के कंक्लूजन की तरफ ही हैं, तो अगर सर किसी को कनेक्ट करना है आपसे तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, या कोई ऐसा चांस है कि वो अगर आपके साथ काम करना चाहे तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके साथ काम कर सकता है, या कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? और इसमें 2 है। एक तो वैसे लोग जिनको लगता है कि अपने बच्चों का या फिर बच्चों को लगता है कि मुझे अपने करियर के बारे में कुछ जानना है, तो 3-4 बहुत सिंपल मेथड है। फर्स्ट की व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बार चूंकि अभी वर्क फ्रॉम होम है तो मेन नंबर मैं अपने पास रखता हूँ, तो फिर भी यदि कॉल मैं नहीं रिसीव करता हूँ तो 24 आवर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ सारे मिस कॉल को मैं कभी ना कभी रिप्लाई कर लूँ। व्हाट्सएप एक बेहतर मीडियम है। दूसरा कि वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, वो सबसे फास्ट मीडियम है हमारा, वेबसाइट और फेसबुक, जहां से हम तुरंत कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वेबसाइट और फेसबुक मोबाइल में ऑन होता है, तो मैं या फिर कोई और उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे लोग जिनको लगता है कि साथ में काम करना है तो अभी हम इसको काम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से एक मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे की माँ है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक मैसेज किया था कि मैं काउंसलिंग की तो कोर्स नहीं की, बट अपने बच्चे के लिए बेहतर करने के चक्कर में हमने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज को मैं आपके साथ जुड़कर करूँ। तो हम ये प्लान करें, क्योंकि
फ्रेंकली कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा था कि हमको किसी के साथ एसोसिएट भी होना है, किसी को जोड़ना है। तो ज्यादा चांस है कि हम सितंबर अक्टूबर के आसपास तक एक प्लान लेकर आना है जिसमें लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। और कोई भी इमर्जिंग काउंसलर के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट कहाँ से मिलेगा। तो अभी मैं भी शुरुआत में परचेज करता था, ऑफलाइन होता था, फिर बाद में उसको ऑनलाइन कराया, कुछ थर्ड पार्टी से भी बातचीत किया था, तो मिलाकर लगा कि ये बहुत कॉस्टली सौदा है। क्योंकि यदि आपको कोई 300 से 400 रुपए में एक असेसमेंट दे रहा है तो आपकी मार्क जो होगी 1000 से ऊपर की आपको प्राइसिंग करनी होगी, तो बहुत प्रॉफिट नहीं होता इसमें। तो उम्मीद है कि हम इस साल के अंत तक 2 असेसमेंट के साथ आ रहे हैं मार्केट में। अभी वो डेवलपमेंट फेज में है, बातचीत चल रही है, और लगभग 20,000 बच्चों पर उस असेसमेंट को टेस्ट करना है अलग अलग सेगमेंट में। तो वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम मान के चले कि दशहरे के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। हम उसमें ये भी करने वाले हैं कि जिनको नया काउंसलर बनना है, आप अपने नाम से ये सारा कुछ ले सकते हो, मेरा कोई ब्रांडिंग की जरूरत नहीं, बैकएंड पे हम सपोर्ट करेंगे, आप कर सकते हैं। बट हम इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्कूल पर ज्यादा फोकस करने के प्लान में, स्कूल में काम करने को लेकर के। वो असेसमेंट बेसिकली हम 2 तरह से ला रहे हैं, कैरियर सिलेक्शन, पर्सनालिटी वगैरह के साथ साथ एक असेसमेंट हम डेवलप कर रहे हैं जो गार्जियंस के लिए भी होगा, वो अपने बच्चे के लिए कितने फ्रेंडली गार्जियन हैं और उसके लिए क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज, इफ यू आर लिसनिंग दिस, सी दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। सो Alok ji is coming up with a new kind of assessment engine that will be definitely going to help you. आप उनसे सभी तरीके से जुड़ सकते हैं। वो नए कैरियर काउंसलर्स के लिए भी पूरा इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं। साथ में आप यहाँ तक सुविधा है कि आप अपने नाम से पूरा बिजनेस रन कीजिए, बैक एंड पे सर का सपोर्ट रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप खुद से चालू करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसा कि सर पहले ही बता चुके हैं कि इस बिजनेस में आप आराम से 1 या दूसरे साल के अंदर आप 10 से 12 लाख 15 लाख तक पहुंच सकते हैं। और आप जैसा जैसा अपना नाम और आप जैसा अपना नाम आप ग्रो करेंगे वैसा ही इसका आपको फल भी मिलेगा आगे चल के। तो बिल्कुल ये कैरियर बहुत ही अच्छा है। सर, आप बहुत ही अच्छे से आपने सारी जानकारी दी और काफी अच्छा लगा। सर, अब हम ऑलमोस्ट अपने इंटरव्यू के लास्ट में हैं, तो आप कुछ कहना चाहें सर, जो सिमिलर टाइप का काम करना चाहते हैं, जिनने अभी तक नहीं किया है और वो प्लान कर रहे हैं और वो आपको एज ए रोल मॉडल देखते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बस ये अपना कंक्लूजन टाइम है, तो आप उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है ना, जैसे मैं एक बच्चे का बात कोट करूंगा, वो बच्चे ने बड़े अच्छे से पूछा था कि सर गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जो बोलना चाहते हैं वो भी चीज अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, फिर हमें आपकी क्या जरूरत है? और अच्छा लगा था, मुझे लगा कि इसने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत पहले मेरे दिमाग में खुद आ चुका था कि, तो फिर मैंने सोचा कि इसका आंसर कैसे करना है मुझे। क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि प्रिंसिपल्स के लिए प्रेजेंटेशन देने का, तो मैं खुद से और अपने टीम से बोला था कि क्वेश्चन पूछो कि क्यों हमको आप चूज करना है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन निकल कर आया था कि भाई सब कुछ तो अवेलेबल है गूगल पे, फिर क्यों? जब भी आप कैरियर के बारे में सोचेंगे, इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेंगे, तो आप ध्यान देना कि गूगल में करोड़ों चीज होने के बाद भी आपके पास करोड़ों ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि भारत में सीबीएसई के अनुसार जितने काउंसलर चाहिए उसका 0.02% भी काउंसलर अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए कितना बड़ा क्या सर, आप एक बार और बोलेंगे क्या? ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। सीबीएसई ने आज से 2-3 साल पहले एक काउंसलर का लिस्ट जारी किया था और एक सर्वे था जिसमें कि भारत में जो इतने काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ अभी जो एजुकेशन सिस्टम हो सकता है उसका 0.2% भी काउंसलर्स नहीं है भारत में, ट्रेंड काउंसलर्स। 0.2% तो हो सकता है 2-3 साल पहले का है, तो इसको हम यदि 1% भी मान लें कि 1% काउंसलर है, तो भी आप समझिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, यदि आप बिजनेस में ना आके सिर्फ काउंसलर ही बनना चाहते हो, तो आप अपने आसपास के स्कूल के देख लिए, सारे स्कूल काउंसलर विहीन है। उन्होंने सीबीएसई को देने के लिए कुछ, कभी केमिस्ट्री के टीचर को, कभी हिस्ट्री के टीचर को, कोई ना कोई टीचर एज ए काउंसलर रजिस्टर्ड है सीबीएसई के पास, ये टीचर हमारे काउंसलर है, बट वाकई में वो काउंसलर नहीं। तो सिर्फ यदि आप स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको स्कूल में ही काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटी है, और मिनिमम तो आप स्कूल में जाएंगे तो 30 से 60 के बीच रेंज मिलेगा, जैसा आप अपने आप को वहां प्रेजेंट कर लें।
बिजनेस के लिए आप देख लो कि स्कूल में सारे टीचर हैं, फिर भी प्राइवेट कोचिंग चलते हैं। एनसीईआरटी अपना असेसमेंट लेकर आ रही है, अपना पोर्टल डेवलप कर रही है। तो एनसीईआरटी या सरकार जितना इस पर काम करेगी उतने लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ेगा, और जब लोग अवेयर होंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी काउंसलिंग अच्छी होगी तो आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि अच्छे डॉक्टर, अच्छे एम्स, अच्छे रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट होने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों के यहाँ भीड़ लगी। तो बहुत ऑप्शंस है, आप इस पर टेंशन मत लो कि वो आ गया, वो कंपनी है, वो कंपनी है, नहीं। आप अपने एरिया को टारगेट कर लो। आपके एरिया में इतने बच्चे हैं कि आप एक बार बढ़िया से करते चला जाओ, 60 साल 70 साल की उम्र तक आप काम कर सकते हैं। पैसे भी आपको मिलेंगे, जो एक्सेप्टेंस है आपका समाज में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस भी होगा। समय के साथ आप थोड़ा डाइवर्स भी कर सकते हैं अपने आप को, कैरियर काउंसलिंग के अलावा फैमिली काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल, ऐसे भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं, तो बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चलिए सर, बहुत ही अच्छा, आपने सारी जानकारी पूरे दिल से बताई। बस सर अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अलावा आपको कोई और बिजनेस ऐसा लगता है कि वो भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज के समय में? हाँ, चूंकि काउंसलिंग में ये अच्छा ऑप्शन आता है कि आपको, जैसे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं 5-6 चीजें बताना चाहूंगा। आप सबसे बड़ा बात जो मतलब जिसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है, आप अपने आसपास से शुरू कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन। अब आप अपने एक कोई नगर निगम है, कोई एक वार्ड आप बातचीत करके ले लो, कचरा उठाना और उसको जो डंप यार्ड है वहां तक फेंकना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इससे ऊपर आप जाते हैं तो उसका अलग प्रोसेसिंग करना है सारा कुछ। जैसे एक मेरे मित्र ने किया है, उसने कुछ नहीं किया, कचरा निष्पादन में एक ही काम किया कि जितने भी घर से खाने पीने के चीज निकलते थे वो सब वो अलग करके ले लेते हैं और गौशाला बनाया है उसने। उसके पास 30 से 40 गायें हैं और वो सब उनको खिलाने में यूज कर देता है। अब वहां से गोबर मिलता है, वो अलग ढंग से रिसाइकिल का प्रोसेस कर दिया। तो ये यदि आपके पास ऑप्शन है, यदि आपको लगता है तो ये। दूसरा चीज, आपको सर्विस डिलीवरी में काम आ सकता है। जैसे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, चाहे घर घर आप सामान पहुंचा रहे हैं, वैसे ही आप कोई सर्विस डिलीवरी करना हो। जैसे आप बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, एक सिंपल सा पंखा भी फिट करना है या फिर पंखा खोलना है तो आप 4 दिन वेट करते हो कि अरे मिस्त्री नहीं आए। आप इसको ऐप के थ्रू कर लो, आप सिर्फ अपने शहर को ही टारगेट करोगे तो बढ़िया। मतलब मेरा कहना है 3-4 ऐसे हैं कि जब छोटे छोटे काम हैं जिसको करने वाला कोई नहीं है वो कर सकते हैं। अभी तो आप सिर्फ एक काम शुरू कर दो, आपकी दूध को तुलसी वाला दूध है, हल्दी वाला दूध है, ये आप कहीं चौराहे पे खड़ा हो जाओ और तुलसी दूध अलग, हल्दी दूध अलग, शहद वाला दूध अलग, और आप 20-20, 25-25 रुपए में एक गिलास बेचो। मैं यहाँ रांची में, मोराबादी में ऐसे लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं और आराम से मतलब हर दिन 7 से 8 हजार रुपए प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे 3-4 आइडिया हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। एक और मैं बता दूं कि एक लड़का है जिसने शुरू किया है, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि गाय का घी 3000 से 5000 रुपए किलो बेच रहा है। गांव से दूध इकट्ठा करता है, दूध वो बेचता नहीं है, दूध का घी निकालता है और बाकी उसके जो छाछ बनते हैं वो अलग बेचता है, और घी 4000 रुपए 5000 रुपए किलो बेच रहा है। 4000 रुपए किलो घी? 4000 रुपए किलो सर बिक रहा है। और खासियत है कि एकदम प्योर गाय का, देसी गाय का है, उसमें कोई मिलावट नहीं। आपको लेना है ठीक है, नहीं लेना है तो घी की खासियत है जितना पुराना होगा उतना दाम बढ़ेगा। तो लोग अभी देने के लिए तैयार है, सर्विस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको बहुत प्रोसेसिंग में जाना नहीं। यदि 2 चीजें, आप बड़ा बिजनेस करना है तो आप ठीक है अच्छे ट्रेनिंग ले लो, ईडीआई है, एक्सएलआरआई है, इंक्यूबेशन सेंटर से आप बातचीत करके अपना कर लो। बट यदि आप इंडिविजुअल 2-3 लोग मिलकर करना चाहते हैं कि कुछ अच्छा इंटरप्राइज शुरू करे अपना बिजनेस, तो ये छोटे छोटे आइडिया बहुत काम के हैं। एक 5000 रुपया 3000 रुपया केजी घी, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी चीज आप बताएं सर। दिख रहा है, मतलब मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी बात है ना कि अभी डिमांड है, लोग देना चाहते हैं, बशर्ते लोग मतलब जो परचेज करना चाहते हैं उनको अच्छे देने वाले लोग होने चाहिए। ये आराम से संभव है, बढ़िया से डिमांड में है यदि आप वाकई में करना। और मतलब प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। मैंने एक गलती मैंने ये भी किया था कि साल भर तक प्लानिंग किया था, तो प्लानिंग आपका कुछ नहीं, आप काम करना शुरू कर दो, प्लानिंग ऑटोमेटिक होते चले जाएगी। छोटे लेवल पे करना है तो बहुत आपको। वन मोर आइडिया बता रहे थे सर आप, मैंने डिस्टर्ब। एक और मैं बता रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर कभी डाउन नहीं जाने वाला है। वो जब तक इस दुनिया में, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, तब तक काउंसलिंग भी चलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप देख लो कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। यदि आप छड़ सीमेंट का बिजनेस के अलावा उसमें जो वैल्यू एड ऑन है, जैसे बहुत लोगों को छड़ में देखते होंगे कि बांधने वाला गोला जो बनता है, फिर वो सर्कल में जो बनता है, जो छड़ को बांधते हैं। मेरे एक दोस्त ने अभी शुरू करने का प्लान किया है। मुझे लगा था कि इसमें क्या है यार, ये तो मजदूर भी करते हैं। बट जब मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया तो मेरे जो एरिया है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, हाई इनकम ग्रुप भी बहुत कम है, वहां तो उसकी डिमांड ऐसी है कि वो प्रोजेक्शन कर रहा है कि साल भर में हम जो लगा रहे हैं वो वापस मुझे आ जाएगा और अगले साल से मुझे प्योर प्रॉफिट मिलेगा। तो जो लोग बड़े शहरों में और उसके आसपास के एरिया में जो विस्तार हो रहा है आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ भी काम करो, आप पेवर ब्लॉक बनाना हो, रड, मतलब छड़ और सीमेंट आप छोड़िए, सिर्फ छड़ भी रखते हैं तो ये ऐसा बिजनेस है जो छड़ आपने 5 लाख का खरीदा, साल भर बाद भी आप बेचेंगे तो 5,10,000 देकर जाएगा, खराब नहीं होने वाला चीज। सही बात, सही। तो ऐसे चीजों को आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन छोटे चीजों पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि 90% ऐसे लोग हैं आसपास जो बड़े करने के चक्कर में छोटे को गवा देते हैं। मैंने भी ऐसा शुरुआत किया कि मैं सोचा था कि काउंसलिंग जब मैं लॉन्च करूंगा तो एक साथ 50 स्कूल के साथ लॉन्च करूंगा, और ये साल भर प्लानिंग होते रह गया। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो आज 3 साल के अंतर्गत मैं 60-70 हजार बच्चों को पार कर गया हूँ, और पिछले 2 महीने में 35,000 बच्चों को पार कर चुका हूँ। तो शुरुआत करनी होगी, प्लानिंग होते चला जाएगा। सर आपने बहुत ही अच्छे बिजनेस बताए। आखिरी आपने जो एक तो करियर काउंसलिंग के बारे में आपने जो जानकारी दी, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी आने वाली यंग जनरेशन के लिए बहुत फायदा होगा। उसके अलावा भी आपने जो ये आखिरी में जो बिजनेस आइडिया दिए, ये भी कमाल के बिजनेस आइडिया है गाइस। just look it into it. It's a new business idea. You will be definitely earning, doing lot of thing. And आलोक जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और I'm feeling really gratitude towards you, and thanks for your time, sir. And stay connected, sir. That's all from my side, sir. थैंक यू योगेश जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार सर। नमस्कार।